हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और हम अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपने आज के सैंपल पेपर को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के संबंध में आपके चारों ही कथन सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया में, उनके द्वारा वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता तथा चार आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपकी अनुसूचियां दी गई हैं। दूसरी सूची में आपका विषय दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची आपके किस विषय से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में आपके क्या आता है। तो सातवीं अनुसूची में आपकी विधायी शक्तियों का वितरण है। विधायी शक्तियों का वितरण आपका सातवीं अनुसूची में आता है। आठवीं अनुसूची में आपका ये आपका विधायी शक्तियों का वितरण यानी कि संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां, ये तीनों सूचियों में आपके तीनों सूचियां जो है ये सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। आठवीं अनुसूची में आपके क्या आता है। आठवीं अनुसूची में आपकी भाषाएं आती हैं। नौवीं अनुसूची में क्या आता है। नौवीं अनुसूची में आपके कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और बात करें 10वीं अनुसूची की, तो यहाँ पर आपके दल बदल का प्रावधान है यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका। सातवीं अनुसूची में आपकी विधायी शक्तियों का वितरण संघ राज्य तथा समवर्ती सूची में। आठवीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हो गई। नौवीं अनुसूची में आपके कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची में आपके दल बदल का प्रावधान है यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेल कीजिए। सागौन आपके कहाँ पर, इन्हें आपको सुमेल करना है। एक तरफ आपके कुछ वृक्ष दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दे रखी है। तो आपको बताना है कि कौन सा वृक्ष आपका कहाँ पर पाया जाता है। तो सागौन जो वृक्ष है आपके, ये मध्य भारत में पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। देवदार आपके हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरी जो है आपके, सुंदरी कहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपके सुंदरबन में पाए जाते हैं। और सिंकोना आपके हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। सागौन के वृक्षों का अधिकांश विस्तार आपको कहाँ पर मिलेगा। सागौन के वृक्ष आपके कहाँ पर मिलते हैं। ये आपके मध्य भारत में कहाँ पर मिलते हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मिलेंगे ये आपको। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ और आपके ओडिशा। छत्तीसगढ़ और आपके ओडिशा अर्थात मध्य भारत में पाए जाते हैं। भारत में सागौन के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं और ये मध्य प्रदेश में आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं। बात करें आपके देवदार के वृक्ष की। देवदार के वृक्ष आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपके देवदार के वृक्ष जो है आपके हिमालय के उच्च क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ये वृक्ष पश्चिम हिमालय में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगता है। ये आपके कहाँ पर मिलते हैं, पश्चिमी, कहाँ पर मिलते हैं आपके पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय के उच्च क्षेत्रों में मिलते हैं। और ये आपके 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगता है। 1500 मीटर अधिक ऊंचाई पर ये उगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुंदरी। सुंदरी जो होते हैं ये आपके पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरी वन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारीय वृक्ष है। ये आपके पश्चिम बंगाल में, सुंदरी जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश और
बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये पाए जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ज्वारीय वृक्ष भी कहते हैं, ज्वारीय वृक्ष। नेक्स्ट है आपका सिंकोना। सिंकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं। वर्षा की जो बूंदे होती हैं वो आपकी गोलाकार की होती हैं, क्योंकि वर्षा की बूंदे गोलाकार की क्यों होती हैं? वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बारिश की बूंदे होती हैं, वर्षा की बूंदे, वो गोलाकार होती हैं क्योंकि आपका जल में पृष्ठ तनाव होता है। किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, इसलिए आपके वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदे गोलाकार इसलिए होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? जो आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं उनको प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं, ये सभी आय समूह पर समान दर से लगाए जाते हैं, या आपके ये सभी आय समूह पर समान नहीं लगाए जाते, या इनमें से कोई नहीं। तो अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूह पर समान दरों से लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं, अतः सभी उपभोक्ताओं के लिए कर की दर समान होती है। इसमें जो कर की दर होती है वो समान होती है और ये आपके वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये है आपका कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और आपका खानवा का युद्ध। इन्हें इनके काल क्रम अनुसार लगाना है। तो पहले आपका कौन सा युद्ध हुआ था? पहले आपका कौन सा युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर आपका पहले हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, पहले आपका कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद आपका चौसा का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। और कन्नौज का युद्ध आपके 1540 में हुआ, 1540 में। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपके 1565 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आपका खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, और फिर आपके सबसे बाद में तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल जो होता है वो आपके किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, सॉरी आपके प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, या आपके विधानसभा के, या मुख्यमंत्री के? तो जो राज्यपाल होता है वो आपके किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। और ये आपके अनुच्छेद 155 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 156
अनुच्छेद 156A के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राज्यपाल जो होता है ये आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये आपके अनुच्छेद 155 में वर्णित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कर्नाटक तट है, मालाबार है, कोंकण है या आपका कोरामंडल है। तो वो है आपका कोंकण तट। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को कहते हैं मालाबार तट। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं। पश्चिमी आपके उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, मालाबार तट। जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरामंडल तट कहा जाता है। कोरामंडल तट किसे कहते हैं, ये आपके पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरामंडल तट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं और इसी के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पर होती हैं, जबड़े में, जांघ में, गर्दन में या आपके हाथों में। कहाँ पर होती हैं मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां, ये आपके जबड़े में होती हैं। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे मजबूत जो मांसपेशियां मानी जाती हैं या वजन उठाने के संदर्भ में वो आपके जबड़े की ही मानी जाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपकी पंचवर्षीय योजना दी गई है, दूसरी सूची में उनके विकास मॉडल दिए गए हैं। तो बताना है कि कौन सी योजना का मॉडल क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना उसका मॉडल क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था महालनोबिस मॉडल। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, एस चक्रवर्ती मॉडल। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, अशोक रुद्र मॉडल। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, अशोक रुद्र मॉडल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1875 में हुई थी। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। लाला लाजपत राय दी पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इन कथनों में से आपके कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो आपके कथन सही है वो है आपका, एक तो पहला कथन सही है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। दूसरा आपका दूसरा कथन सही है, अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही प्रकाशित किया था। और उसके बाद आपका जो चौथा कथन है, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कि पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। उर्दू समाचार पत्र अल हिलाल को 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। कब किया था आपके? 1912 में। और ये क्या थी आपकी? ये उर्दू का समाचार पत्र था। उर्दू समाचार पत्र उर्दू समाचार पत्र था जिसे 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर कब की थी आपके? 1817 में की थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका है लाला लाजपत राय ने द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, तो ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द पीपुल का प्रकाशन किया था। लाला लाजपत राय ने ही समाचार पत्र जो है द पीपुल, इन्होंने अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पाद को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो पंचायती राज का जो उद्देश्य था वो था आपके, क्या उद्देश्य है पंचायती राज का? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। और आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत को तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज को जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो इसे आपका संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ओके। और आपके 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? केरल का कुट्टानाड यानी कि कुट्टानाडु जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? केरल का कुट्टानाडु किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो केरल का कुट्टानाड जो है, कुट्टानाडु, ये आपके किसकी चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाडु को क्या कहते हैं? केरल का धान का कटोरा। केरल का धान का कटोरा कहते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आपके भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसे केरल का धान का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है?
नॉर्मल टेम्परेचर पर कौन सा एलिमेंट है जो आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा एलिमेंट है जो आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन या आपका आयोडीन? तो आपका ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन ऐसा एलिमेंट है जो सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। कमरे के मानक तापमान अर्थात सामान्य ताप पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव के रूप में पाए जाते हैं। ब्रोमीन के साथ आपका मरकरी भी। ओके, ब्रोमीन और मरकरी जो होते हैं आपके द्रव के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका सीजियम, रुबिडियम, फ्रेमियम, गैलियम भी कमरे के तापमान के निकट या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो आपके रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो आपका ब्रोमीन और आपका मर्क्यूरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो व्यापार यह अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है। तो क्या सत्य है आपके संघ विक्रय कर के बारे में? तो संघ विक्रय कर जो होता है ये आपका अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है और यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। थर्ड आपका इनकरेक्ट है। केंद्रीय बिक्री कर या संघ विक्रय कर का उद्देश्य राज्यों के बीच क्रय कर के अंतराल को कम करना है। इसका निर्धारण संघ सरकार द्वारा तथा संग्रहण एवं उपयोग राज्य सरकारों द्वारा होता है। यह कर अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है तथा यह केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लगाया जाता है। जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए छूट का प्रावधान है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर आपके छूट का प्रावधान है। छूट का प्रावधान है यानी कि ये आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वहां पर संघ विक्रय कर नहीं लगाया जाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। बाबर ने आपके बादशाह की जो पदवी धारण की थी कहां पर की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या आपके समरकंद में? तो बाबर ने बादशाह की जो पदवी धारण की थी वो आपके की थी काबुल में। बाबर ने अपने फरगाना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासक उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। काबुल की विजय एवं काबुल में ही उसने 1506 या 1507 में अपने अनुयायियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह की पदवी धारण की। इसने काबुल में मिर्जा की उपाधि का त्याग करके मिर्जा की उपाधि को छोड़कर नई उपाधि पादशाह धारण की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पादशाह की जो पदवी थी बाबर ने काबुल में धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका सही नहीं है? तो कौन सा कथन आपके नीति आयोग के विषय में सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, बिल्कुल सही है। जो आपका नीति आयोग है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर ही किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है यानी कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये कथन आपका सही नहीं है। ओके, बाकी आपका इसका गठन जनवरी को हुआ था, जनवरी 2015 में हुआ था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं मोदी, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है।
इसमें आपका पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, इसका अध्यक्ष आपके समय समय पर बदलता रहेगा। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और जब जब आपका प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म होगा वैसे ही आपका नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी चेंज हो जाएगा। नीति आयोग का गठन बाकी आपको पता है 1 जनवरी सन 2015 में हुआ था। इसके आपकी योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था और यह सहकारी संघवाद पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, ये आपका इसका जो अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वृहत बेसिन अवस्थित है। वृहत बेसिन कहाँ पर अवस्थित है आपके, यूएसए में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में या आपके दक्षिण अफ्रीका में। तो वृहत बेसिन जो अवस्थित है आपके, वृहत बेसिन कहाँ पर अवस्थित है, यूएसए में। वृहत बेसिन यानी कि आपके ग्रेट बेसिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है। ये आपके यूएसए के विशाल विशाल ग्रेट बेसिन में स्थित ग्रेट बेसिन में स्थित एक जल विभाजक है। जल विभाजक है जो आपके रॉकी पर्वत श्रेणी और सिएरा नेवादा के बीच स्थित है। किस किस के बीच ये स्थित है, ये आपके रॉकी पर्वत और रॉकी पर्वत श्रेणी और आपके सिएरा नेवादा के बीच स्थित है। ओके, ये रॉकी पर्वत श्रेणी और सिएरा नेवादा के बीच स्थित है। वृहत बेसिन आपके कहाँ पर है, ग्रेट बेसिन यूएसए में है। ये यूएसए के विशाल ग्रेट बेसिन में स्थित एक जल विभाजक है और ये आपके रॉकी पर्वत श्रेणी और सिएरा नेवादा के बीच स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कहाँ पर स्थित है ग्रेट बेसिन स्थित है आपका यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रेशर कुकर में आपके खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में भविष्य निधि है। भारत में भविष्य निधि क्या है, संविदा आधारित बचत, अवशेष बचत या आपकी स्वैच्छिक बचत या नियोक्ता की बचत। तो भारत में जो आपके भविष्य निधि है वो है आपकी संविदा आधारित बचत। भारत में भविष्य निधि यानी कि आपका प्रोविडेंट फंड संविदा आधारित बचत है। भविष्य निधि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय का वह भाग है जिसे संविदा के आधार पर सरकार के पास जमा करना पड़ता है और भविष्य निधि सरकार की आय नहीं बल्कि ये दायित्व है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो भविष्य निधि है ये आपकी संविदा आधारित बचत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किसे खड़ी बोली का जनक माना जाता है। किसको खड़ी बोली का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को, मलिक मोहम्मद जायसी को, कबीर को या अब्दुल रहीम खाने खाना को। तो खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, हिंदी की खड़ी बोली के जनक है अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। वह हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी या हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। उसका कहना था न लफ्ज से हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं होता। उसने खड़ी बोली हिंदी के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी।
तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? आपकी राष्ट्रपति में, राज्य में, या आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या आपके संसद में? तो किसमें अवस्थित है भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां? संसद में सन्निहित है। किसमें सन्निहित है? संसद में। संविधान के अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रमाणित नहीं है, तिथि आपके विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, जबकि आपके पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्राय राज्यों को प्रदान की जाती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? ये आपके संसद में सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए फूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके सूची 1 में नदी दे रखी है और दूसरी सूची में शहर दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी आपके कौन से शहर से संबंधित है। ओके, कौन सी नदी आपके कौन से शहर से संबंधित है? तो आपकी शत अल अरब, शत अल अरब जो नदी है ये आपके कौन से शहर से संबंधित है? ये आपके बसरा शहर जो है इराक का बसरा शहर जो है उससे संबंधित आपकी शत अल अरब। पराग्वे नदी आपकी किससे संबंधित है? अंससियन से। ये आपकी पराग्वे का शहर है। पराग्वे के शहर अंससियन से आपकी पराग्वे नदी संबंधित है। नाइजर नदी किससे संबंधित है? नाइजर नदी आपके नियामी शहर से संबंधित है जो आपके नाइजर में है। और आपके डैन्यूब नदी किससे संबंधित है? डैन्यूब नदी आपके वियना से संबंधित है। वियना से जो कहाँ पर है? जो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। वियना कहाँ पर है? आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शत अल अरब आपके बसरा से संबंधित है, पराग्वे अंससियन से, नाइजर पराग्वे आपके अंससियन से, नाइजर नियामी से, डैन्यूब आपकी वियना से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा हार्मोन जो है वो आपका प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, या आपका साइटोकाइनिन। तो कौन सा हार्मोन आपका पादप हार्मोन है? वो है आपका साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपचायी क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एप्सिकमल एवं एथिलीन पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन है यानी कि प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लास्टिक मनी शब्द लागू होता है। प्लास्टिक मनी शब्द जो होता है वो आपके कहाँ पर लागू होता है? प्लास्टिक कोडेड से बना बैंक ड्राफ्ट, प्लास्टिक कोडेड पेपर पर छपे करेंसी नोट, या आपके प्लास्टिक धागों से लिपटे करेंसी नोट, या मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड्स। तो जो आपके प्लास्टिक मनी शब्द लागू होता है वो मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड्स पर लागू होता है। प्लास्टिक मनी नकद यानी कि कैश का एक विकल्प है जिसकी सहायता से वस्तु एवं सेवाओं की खरीदारी की जाती है। बैंकों द्वारा जारी प्लास्टिक मनी के उदाहरण है आपका प्लास्टिक मनी के उदाहरण क्या है? प्लास्टिक मनी के उदाहरण है आपका ये क्रेडिट कार्ड्स पर लागू होता है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपका स्मार्ट कार्ड और आपका एटीएम। ओके,
आदि क्या है, ये आपके प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, या आपके तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? तो राज्य में विधान परिषद के गठन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा नहीं? तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। तो कौन सा कथन आपके विधानसभा एक राज्य की विधान परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो आपके यहाँ पर कौन से कथन आपके सही हैं? तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये आपके अनुच्छेद 171 खंड एक में आपके वर्णित है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। 40 से कम नहीं होने चाहिए, 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? यह झील, जो विक्टोरिया झील है, ये आपके 4 देशों से घिरी हुई है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। जो आपकी विक्टोरिया झील है, ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो कौन सा कथन आपका सही है? तो केवल और केवल आपका दूसरा कथन सही है। ये आपके अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील आपके 3 देशों से घिरी हुई है। कितने देशों से घिरी हुई है? 3 देशों से घिरी हुई है, ना कि आपके 4। और वो 3 देश कौन कौन से हैं आपके? तंजानिया, एक तो आपका तंजानिया है, दूसरा है आपका युगांडा, तंजानिया, युगांडा, और आपका केन्या। केन्या। अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील 3 देशों तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य अवस्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से निकलती है। और यहाँ पर आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है, जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है, मतलब आपकी नील नदी यहीं से निकलती है। नील नदी यहीं से निकलती है। ओके, निकलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल आपका दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? कौन सा एलिमेंट है जिसे आपके मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है? सोडियम है आपका, कॉपर है, मरकरी है, या आपका सिल्वर है? तो कौन सा एलिमेंट है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? वो है आपका सोडियम। सोडियम एक नरम चांदी के समान सफेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। सोडियम आपके हाईली रिएक्टिव है, यानी कि अत्यंत सक्रिय है, यानी क्रियाशील धातु है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती, इसको आप खुला नहीं रख सकते। इसको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। हवा में खुले रखे जाने पर यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बना लेती है।
सोडियम धातु की जल से अधिक बांधता होती है। यह जल में प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। जो सोडियम है इसको मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको ये आपकी हाईली रिएक्टिव होती है। इसे हवा में भी नहीं रख सकते, खुला नहीं रख सकते। ये आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है। पानी में रखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रेता का बाजार कहलाता है जहां, क्रेता का बाजार क्या कहलाता है, जहां पर आपके मांग से पूर्ति अधिक होती है, पूर्ति से मांग अधिक होती है, पूर्ति मांग के बराबर होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रेता का बाजार क्या कहलाता है, क्रेता का बाजार कहलाता है जहां पर आपके मांग से पूर्ति अधिक होती है। एक ऐसा बाजार जहां विक्रेता क्रेता से अधिक होते हैं, क्रेता का बाजार कहलाता है। इस बाजार में पूर्ति मांग से अधिक रहेगी, फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य कम होंगे। जब आपकी वस्तुएं ज्यादा होंगी, मांग कम होगी, तो वस्तुओं के जो मूल्य है वो कम ही होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रेता का बाजार कहलाता है जहां पर मांग से पूर्ति अधिक होगी। मांग कम है और पूर्ति आपकी ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म होता है। आई होप आपको आज का प्रैक्टिस सेट काफी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।